सवाल ये नहीं कि आज आपके पास क्या है, सवाल यह है कि जब आपके पास नहीं होगा। माइकल जैक्सन की देखो आप, हर बच्चा जानता उनको। उनकी तकरीबन हमारे ज़्यादा नहीं तो 18,000 रुपये उनकी एल्बम निकली थी, और 18,000 एल्बम निकलने के बाद भी जब उनकी डेथ हुई तो वो 532 करोड़ के डेट में। राजेश खन्ना जो अपने टाइम के सुपरस्टार और जिनको अपने मेडिकल को बिल को देने के लिए अमिताभ बच्चन की हेल्प लेनी पड़ी। और कुछ लोग जो है ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिनकी रिटर्न अनसर्टेन है। हमारी रिटायरमेंट तो सर्टेन है, ये गारंटीड है कि होनी ही होनी है, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट भी ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर हमारी रिटर्न भी सर्टेन हो। इस प्रोग्राम के थंबनेल में जो आपने देखा है और इस प्रोग्राम के जो टाइटल में आपने पढ़ा है, बेस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग इन LIC, यह प्रोग्राम आपको बिल्कुल भी निराश करने वाला नहीं है, क्योंकि आज जिस शख्स से हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट प्लानिंग का, एक बहुत ही ब्रॉड जो है कि एक्सपीरियंस है। उन्होंने 2009 से लेकर आज तक मल्टीपल MDRT, गैलेक्सी क्लब, LIC में एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और एक बहुत बड़ा अनुभव। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे हम LIC में सबसे बढ़िया बेस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग अपने लिए कर सकते हैं। नमस्कार, दिस इज SK सिंह एंड निवेश खिड़की के पर्सनल फाइनेंशियल प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपके सामने आपको इनवाइट करने जा रहा हूं सूरज महिवाल जी को। सर नमस्कार, मेरी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया। और आप बिल्कुल आप देख सकते हैं एक बड़ा अनुभव सूरज जी के पास है, तो मैं आपको जो है कि अपने दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ क्योंकि आपने रूबरू मेरे इन सारी पब्लिक से करवाया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये मामला जल्दीबाजी का नहीं है, बैठ के बिल्कुल बारीकी से समझेंगे कि आखिर में LIC में बेस्ट रिटायरमेंट प्लान कौन से हैं, उसकी प्लानिंग कैसे की जाती है, और इसके साथ साथ रिटायरमेंट प्लानिंग को कौन सी एज से शुरू करना चाहिए, क्या सबको ज़रूरत है, क्या जो नौकरी पेशा हैं, बिजनेसमैन हैं या जो गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, क्या सबको जो है कि रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरत है या सिर्फ कुछ लोगों की। ये सारी बारीकियों को हम पूरा इत्मीनान से जो है कि इस पूरे प्रोग्राम में सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सूरज जी, सबसे पहला सवाल कि रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरत हमें क्यों है? ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कि कब तक जीना है, कब मर जाना है, ठीक है। और हम जो है कि एक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हम सोचें तो आज का जो युवा है ये सोचता है कि जो भी पल हैं वो खर्च कर ले, एंजॉय कर ले। उसमें सबसे पहला सवाल कि आखिर में हमारे युवा रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ क्यों जाएं, क्या ज़रूरत है उसकी? थैंक यू, ये बहुत शानदार क्वेश्चन आपने पूछा है, और ये क्वेश्चन आज एक बर्निंग पॉइंट है। बर्निंग पॉइंट इस करके है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो रिटायरमेंट के बारे में सोचते ही नहीं। सबसे पहले मैं रिटायरमेंट है क्या उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। रिटायरमेंट का मतलब है कि व्हेन यू स्टॉप वर्किंग और योर एज इज मोर देन 60, देन what is your source of income? The saving which you made in your earning span only वो आपके काम आने वाली है। तो अब क्वेश्चन आपका है कि आपको वाई रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायरमेंट की आज ज़रूरत क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना वो बढ़ गई है। पहले हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो बहुत कम थी, और आज की डेट में 82 ईयर्स जो है आदमी के लिए है और मेल के लिए और फीमेल के लिए है 84 ईयर्स। अब एक आदमी 60 साल की एज पर रिटायर हो जाता है तो बाकी जो आने वाले जो टाइम हैं जो ये हैं तो उसमें आदमी के पास बचता कितना? आदमी के पास 5840 दिन बचते हैं 60 साल से लेकर और 82 ईयर्स तक। 5840 और एक फीमेल के लिए 6570 दिन बचते हैं। तो उस जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर वो पैसा कहाँ से आएगा जो उसको इनकम दे?
जो उसको ओल्ड एज में सिक्योरिटी दे। तो इसकी सिक्योरिटी हमने कब करनी है ये मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा। तो सूरज जी जिस तरीके से अपनी बात को उन्होंने कही है, ड्यूड मैंने इसलिए कही कि जितने भी मेरे जो दर्शक हैं वो ज़्यादा से 25 से लेके 30, 35, 40, 45 तक की एज के हैं, जो यंग ब्लड है और शायद इस बात को वो समझते हैं। जो इन्होंने कही कि जब आप काम करना बंद कर दें, उसके बाद की जो लाइफ है, उस लाइफ में जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो कैसे होंगे, इस बात की जो है कि के बारे में इन्होंने अपने इशारा किया। उसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग की जो है कि वो ज़रूरत जो है कि होती है। मैं आपसे एक बात और जिक्र करूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके पास बहुत सारा पैसा है, जो है कि अथाह पैसा है, क्या उनको भी ज़रूरत होती है? बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बिजनेसमैन हैं और सारे जो है कि लोग हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है? ये तो क्योंकि हम दोनों पक्ष को रखेंगे, एक तो वो पक्ष है जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, एक अपर जो है कि है जिसके पास अथाह पैसा है, तो उसको रिटायरमेंट की क्या ज़रूरत है? देखिए, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन आपने किया। हमारी जो हिस्ट्री है वो हमें बताती है कि जितने भी हमारी डेटा है वो कहता है कि 100 में से केवल 5% लोग ही ओल्ड एज को या रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करते हैं। बाकी के 95% जो है ना वो स्ट्रगल करते हैं। सबसे पहली 5% वाली मैं बात करता हूँ। 1% जो लोग हैं 5% में से वो वेल्दी पीपल हैं और वो एंजॉय करते हैं सारी लाइफ, रिटायरमेंट लाइफ और पहले भी। बाकी के 4% जो हैं, जो रिच पीपल हैं, दे आर मेंटेनिंग देयर लाइफ स्टाइल एंड स्लाइटली दे आर एंजॉइंग आल्सो। बट 95% जो पीपल हैं वो स्ट्रगल करते हैं ताकि वो ओल्ड एज को किसी न किसी तरीके से आगे अपना रोजी रोटी का काम चलता रहे। अदरवाइज हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है रिटायरमेंट की? क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बढ़ गई है, जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया। उसके बाद दूसरा नंबर पर न्यूक्लियर फैमिली। आजकल हम सब अलग अलग रहना पसंद करते हैं, कोई भी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना पसंद करते। वो भी एक कारण बना जिसमें कि हमें रिटायरमेंट के फंड की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा है कि हमारी हेल्थ केयर के जो पैसा है, जो कीमत है वो ज़्यादा बढ़ गई है। जब हम 60 से ऊपर जाते हैं तो लाखों रुपया हमारा खर्च होता है और सबसे ज़्यादा इसके अंदर इन्फ्लेशन है वो 15% तक चला गया है। आज जो पैसा हमारे पास खर्च होगा आने वाले 15 साल में वो हमारे 2.5 गुना हो जाएगा। और फोर्थ चीज़ है, हमारी सोशल सिक्योरिटी इंडिया के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से हमें पेंशन की ज़रूरत पड़ती है। अब इन्फ्लेशन आप देखोगे 9 साल में आज के हिसाब से डबल हो जाता है पैसा। और डिपेंडेंसी जो हमारी है वो ओल्ड एज में हम अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड रहते हैं या अपने रिलेटिव के ऊपर डिपेंड रहते हैं या चैरिटी पर डिपेंड रहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। दर्शकों, जो है कि मुझे याद आ गई, मैंने बीच में इनकी बात इसलिए रोक दी क्योंकि मैं कहीं दिमाग से निकल ना जाए। एक बहुत बड़े गीतकार को मैंने एक प्रोग्राम में देखा था, नेहा कक्कड़ के साथ वो थी और अपने आनंद, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं दिखाऊंगा उनकी तस्वीर इस वीडियो में, जो है कि वो अपने टाइम में बहुत ही बड़े गीतकार, और वो एक रियलिटी शो में उनकी दशा ऐसे हो गई थी कि उनके पास लास्ट में जीने के लिए पैसे नहीं, और वो चैरिटी पर, इतना बड़ा गीतकार चैरिटी पर जीने के लिए मजबूर हो गया। और उस प्रोग्राम में नेहा कक्कड़ भी जो है कि रो पड़ी थी। तो भी उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो गलत इन्वेस्टमेंट हुई और इन्वेस्टमेंट की वजह से उनके पास रिटायरमेंट के लिए भी पैसा नहीं बचा। फोर्थ एग्जांपल मैं देना चाहूँगा आपको, हमारे माइकल जैक्सन की देखो आप, हर बच्चा जानता है उनको। उनकी तकरीबन हमारे ज़्यादा नहीं तो 18,000 रुपये उनकी एल्बम निकली थी। और 18,000 एल्बम निकलने के बाद भी जब उनकी डेथ हुई तो वो 532 करोड़ के डेट में थी।
ये सारी चीजें जो सेलिब्रिटीज के जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, जब उनके साथ ये ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी राजेश खन्ना भी थे क्या? राजेश खन्ना को लास्ट में क्या हुआ कि उनको इलाज कराने के लिए भी पैसा नहीं था, तो अमिताभ बच्चन जी ने उनका जो था तकरीबन 5 लाख रुपए का बिल था, उन्होंने पे किया। ऐसी बात है। अभी तो मैं वैसे बात कर रहा था, इन्होंने तो जो कहानियां खोद के निकाली है वो तो बहुत ही डराने वाली निकली हैं। माइकल जैक्सन, जिसके डांस स्टेप को हर एक बच्चा जानता है और जिसके फीस को आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वो भी लास्ट के दिनों में उधारी में। राजेश खन्ना, जो अपने टाइम के सुपरस्टार और जिनको अपने मेडिकल को बिल को देने के लिए अमिताभ बच्चन की हेल्प लेनी पड़ी। दोस्तों, स्थिति बहुत ही भयानक, और ऐसी चीजों को एग्जाम्पल को सुनकर और देखकर भी अगर हम अपने रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ आगे कदम नहीं बढ़ाए तो आने वाला समय कैसा होगा वो आप जो है कि वो सोच सकते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मैं तो अभी कुछ, और जैसे इन्होंने कि बताया कि कैसे एक टेबल टेनिस का खिलाड़ी, एक जो गाड़ियां दौड़ाते हैं, जो गेम वो होती है, रेसिंग होती है, इसका इन्होंने एक नाम लिया। तो वाकई जिन्होंने अपने कमाई के दिनों में अपने पैसे को अपने बुढ़ापे के लिए इन्वेस्ट नहीं किया या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसका क्या हाल हुआ, ये सूरज जी ने हमें जो है कि वो बताया। जी सूरज जी, अब हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने कुछ ज़रूरतें बताई, क्या इसमें कुछ और ज़रूरतें हैं जो हमें रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ आगे करना चाहिए? सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक क्या है, हम ये समझते हैं कि हम इस धरती के ऊपर परमानेंट है, हमारे को पेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि हमने सारा पैसा जो है वो बच्चों के ऊपर खर्च कर दिया, उनकी एजुकेशन पे या उनकी मैरिजेज पे। हमारा जब रिटायरमेंट का टाइम आता है तो हम भूल जाते हैं कि हमें रिटायरमेंट की भी प्रोविज़न बनाना है। और इसमें जो कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत है, मुझे क्या ज़रूरत है पेंशन प्लान की, तो वो प्रॉपर्टी जो खरीद कर वो रख लेते हैं, तो उस टाइम पर वो भी काम नहीं आती। कारण क्या होता है कि कई बार प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाता है, जिसको हमने किराए पे दी है उसका किराया आना बंद हो जाता है, तो बेचारा जिसने ये सोच के रिटायरमेंट के टाइम पर काम आएगी उसका क्या पोजीशन होगी। और कुछ लोग जो है ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिनकी रिटर्न अनसर्टेन है। हमारी रिटायरमेंट तो सर्टेन है, ये गारंटीड है कि होनी ही होनी है, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट भी ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर हमारी रिटर्न भी सर्टेन हो, गारंटीड हो। और कई बार हम ऐसी जगह पे एफडी वगैरह में पैसा लगाते हैं, पीपीएफ में लगाते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट में, या पीपीएफ और इक्विटी में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। जब हमारी रिटायरमेंट होगी ये भी कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा हमारे को कितना मिलेगा। हो सकता है कि जो हमने जमा पूंजी है उससे भी कम हो जाए। तो इस करके प्रोडक्ट को चूज करना सबसे बड़ी हमारी बुद्धिमत्ता है कि रिटायरमेंट के लिए कौन से प्रोडक्ट को चूज करें हम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप हमारे LIC इज द किंग ऑफ रिटायरमेंट प्लान। जी, किंग क्यों है? क्योंकि हमारे पास इस तरह की पॉलिसीज हैं, तो हम 7% से लेकर 15% तक हम गारंटीड रिटर्न देते हैं। और ऐसे ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो इन्फ्लेशन को भी बीट करेंगे, जिसमें हम 3% का हर साल ग्रोथ भी देते हैं। आज जैसे हमारा आप जीवन शांति ले लो, हम 7% से लेकर 15% तक उसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। 15% का? 15% तक। अच्छा। अगर कोई आदमी हमारे पास आज पैसे जमा करता है और वो कहता है कि आज मुझे पेंशन की जरूरत नहीं है, 12 साल के बाद मुझे पेंशन दो, तो जो उसने अमाउंट जो डिपॉजिट किया है उसका 15% इंटरेस्ट लगा के हम उसको जो पेंशन देनी शुरू कर देंगे, और वो गारंटीड होगी। अब आपको याद होगा कि 1985 के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक का था वो 18% था जी, और हमने वहां पर 15% रिटर्न दी है। 2000 में जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 15% था, तो हमने 12% के हिसाब से पेंशन दी है लोगों को जिन्होंने पैसा हमारे पास डिपॉजिट किया, और आज भी दे रहे हैं। वो ये गारंटीड है। LIC की जो पेंशन प्लान है वो गारंटीड है और इमीडिएट है और डेफर है। वो आपने चूज करना है कि आप किस में जाना चाहते हैं।
हमारे पास दो तरह की पेंशन होती हैं, या तो आप खुद क्रिएट करो। खुद क्रिएट करने का मतलब है जैसे आप इन्वेस्टमेंट करो कहीं पर भी और वो उससे आपको पेंशन मिले, वो मुझे नहीं पता आपको कितनी मिलेगी क्या मिलेगी, ये उस टाइम का हालात बताएंगे। और हमारी है गारंटीड पेंशन। अगर आप हमारी गारंटीड पेंशन में जाओगे तो हम आपको पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए गारंटी देंगे, और आपने जो मूल जमा कराया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसकी भी रिटर्न की हमारी गारंटी है, जो बाकी इंस्टीट्यूशन नहीं देता। अब कई लोग पोस्ट ऑफिस में भी इन्वेस्ट करते हैं जी, तो उनकी केवल 10 साल की या 5 साल की ही गारंटी होती है, उसके बाद उनको रिन्यू करवाना पड़ेगा, और रिन्यू करवाने के बाद जो उस टाइम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ही मिलेगा। बट इन LIC क्यों किंग है, क्योंकि LIC में जो आज फिक्स कर दिया आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ही आपको मिलेगा, चाहे LIC जिस मर्जी पोजीशन में रहे। ये काफ़ी खूबसूरत जो इसके प्रावधान है LIC में, उसको जानने से और आगे हम इसको और डिटेल में जानते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि LIC भारत सरकार की एक कंपनी है जो सबसे पहले बहुत पुरानी आज़ादी के बाद से जो है कि इंश्योरेंस के सेक्टर में काम कर रही है। 1956, क्या मैं सही हूँ? 1956 से लेकर 60 साल से ऊपर हो गए, अभी तक लाखों करोड़ों लोगों ने जो है कि LIC में इन्वेस्टमेंट किए। आप अपने घर में अपने बाप दादा से आप पूछेंगे तो वो भी आपको LIC के बारे में कुछ जानकारी आपको दे सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, आप नए हैं, तो वैसे सबको जो है कि पता है। जो इन्होंने खास बात का जो अभी जिक्र किया कि इसमें 7% से लेकर 15% तक का रिटर्न, और वो भी LIC की गारंटी के साथ। LIC की गारंटी की एक बात मैं और आपको बता दूं कि इस पे भारत सरकार की सोवरेन गारंटी है, जिस पे आपको बैंक में भी नहीं मिलता, सरकारी बैंक में भी नहीं मिलता, दूसरे इंस्टीट्यूशंस या दूसरे किसी भी आप इंश्योरेंस कंपनी में जाएं वहां पे आपको नहीं मिलता। लेकिन जिस प्लान और प्लानिंग की बात सूरज जी कर रहे हैं वो जो है कि LIC और भारत सरकार के सोवरेन गारंटी के साथ है। तो जो आप अभी जिक्र कर रहे थे जिन प्लान्स की, तो ये एक आपने बताया कि जिसमें 7% से लेकर 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसमें क्या जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको एक ही बार में पैसा देना है या थोड़ा थोड़ा करके देना है? ये जो हमारी सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज हैं जिन पे आज की डेट में हम गारंटी देते हैं, जैसे जीवन उमंग है हमारी पॉलिसी जी, वो पॉलिसी जो है हम 15 साल के बाद उसमें पेंशन शुरू करेंगे, मिनिमम 15 से लेकर 30 साल तक। 15 साल के बाद कोई किसी को चाहिए तो वो करवा सकता है, 20 साल के बाद चाहिए, 25 साल के बाद या 30 साल के बाद जी, वो अकॉर्डिंग हम 8% उस पर भी गारंटीड रिटर्न देंगे। और जो हमारी जीवन लक्ष्य पॉलिसी है, जीवन अक्षय पॉलिसी जो है वो 7% से ही शुरू होती है। वो आज आप पैसा जमा करो, नेक्स्ट मंथ से ही आपको पेंशन शुरू हो जाएगी एट द रेट ऑफ 7%। जो हमारी जीवन शांति पॉलिसी है वो 7% से लेकर 15% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। आज आपने जमा कर दिया जो पूंजी, हम उसके ऊपर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के उसका कॉर्पस को इकट्ठा करते हैं, और 15 साल जब उसको 12 साल के बाद जब पेंशन की जरूरत पड़ती है एट द रेट ऑफ 15 साल, जैसे किसी आदमी ने 1 करोड़ रुपया जमा किया तो हम उसके ऊपर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाकर जो कॉर्पस बनेगा उसको हम वो पेंशन देना शुरू कर देंगे, और विच विल बी गारंटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे एक क्लियर और करना चाहता हूँ कि बैंक की जो गारंटी है कॉर्पस की वो केवल 5 लाख रुपए तक की है जी। हमारे पास कोई लिमिट नहीं, चाहे आप 50 करोड़ रुपए जमा करो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना 50 करोड़ रुपया तक गारंटी देगी। अगर कल को जरूरत पड़ी तो 50 लाख रुपया हम उसको देंगे, पर इन केस ऑफ बैंक ये मैक्सिमम 5 लाख रुपए की पॉलिसी है। और जैसे कि मैंने बात की सूरज जी कि हमारे जो अपने जो दर्शक हैं वो ज़्यादातर एज जो है उनकी वो 25 साल से 35-40 साल के बीच की है, और ये वो एज ऐसी है जिसमें एक ही बार में पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता। तो मेरे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा बताइए ना कि वो अपनी सैलरी और इनकम में से कुछ पैसा इन्वेस्ट करें और जब वो रिटायरमेंट हो तो उनको एक अच्छा सा जो है कि वो पेंशन मिले, रिटर्न मिले। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, और मैं आपको इसका जवाब देता हूं कि हमारी पास एक जीवन उमंग पॉलिसी है। जीवन उमंग पॉलिसी में आप जितना पैसा ईयरली दोगे, 15 साल के बाद इतना ही पैसा हम उसको लाइफ लॉन्ग देंगे।
8% की जो हमारी गारंटी है सम एश्योर्ड की, वो हम सम एश्योर्ड का 8% उसको हर साल देंगे और ज़िंदगी भर के लिए देंगे जब तक वो जिएगा। और उसकी डेथ के ऊपर भी हम करोड़ों रुपया देंगे जब उसकी डेथ होगी। और उसमें एक फैसिलिटी और है, अगर वो आदमी खुद उस पॉलिसी को बंद करना चाहे तो वो पैसा उससे विड्रॉ भी कर सकता है, लमसम अमाउंट भी ले सकता है। इसकी एक खूबसूरती इस पॉलिसी की एक और है कि अगर आदमी का एक्सीडेंट हो जाए और आदमी डिसेबल हो जाए, उसके बाद उसको कोई भी प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। इमीडिएटली उसका प्रीमियम LIC खुद पे करेगी और 10% ऑफ सम एश्योर्ड उसको 10 साल के लिए मंथली बेसिस पे भी देना शुरू कर देगी जी, जो उस पेंशन के अलावा होगा। सपोज करते हैं कि एक आदमी के एक्सीडेंट हो गया और वो 2 साल तक ही दिया, तो जो हमने 10 साल का पैसा देना था, जो 8 साल बचे हैं वो मैच्योरिटी के साथ वो पैसा भी हम देंगे। LIC के पास ऐसी ऐसी खूबसूरती की वाली पॉलिसीज हैं जो वर्ल्ड में कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। हम वी आर द लीडर ऑफ पेंशन प्लान, वी आर द किंग ऑफ द पेंशन प्लान। द पर्सन हु वांट्स टू हैव ए पॉलिसी ऑफ पेंशन वो डायरेक्टली LIC में ही आए। अब मैं आपको लाइफ के 3 स्टेजेस का जिक्र करना चाहता हूँ जी। जब आदमी की लाइफ शुरू होती है तो वो 4 स्टेजेस से गुजरता है। पहली स्टेज जो है वो लर्निंग स्टेज है। इस स्टेज में ये 0 से 25 साल लगभग होती है। इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है वो पढ़ता है और अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है जी। दूसरी स्टेज हमारी होती है इंडिपेंडेंट। 25 साल से 28-30 साल तक जब उसकी शादी नहीं होती, उस टाइम तक वो बच्चा कमाना शुरू कर देता है और इनकम के वो उड़ाता है उसको। कहीं पे मोबाइल खरीदेगा, बाइक खरीदेगा, जो है वो घर में इन्वेस्ट नहीं करेगा उसको, ना ही वो सेविंग करेगा जी। तो वो स्टेज है इंडिपेंडेंट स्टेज। फिर हमारी आती है अर्निंग स्टेज। 30 साल से लेकर 58 या 60 साल तक वो हमारी अर्निंग स्टेज है। इस अर्निंग स्टेज में ही हमने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना है, उनकी मैरिज के लिए पैसा इकट्ठा करना, और जो छोटे छोटे जंक्शन या स्टेशन आते हैं लाइफ में उनके लिए भी पैसा पूरा करना होता है। लेकिन हम यहाँ पर भूल जाते हैं कि हमारा जो 4th स्टेज है वो रिटायरमेंट है, वो भी आएगी। उसके लिए हम पैसा जोड़ना भूल जाते हैं या ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड रहेंगे या हम अपने बच्चों के ऊपर चैरिटी पर डिपेंड रहेंगे। लेकिन अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे कि 63% ऑफ टोटल रिटायर्ड पीपल जो है वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड होते हैं। और वो डिपेंड होने के साथ साथ उनको कितनी अपनी बेइज्जती सहनी करनी पड़ती है, कितनी गालियां, कितनी मारपीट का सामना करना पड़ता है। तो उस टाइम पे वो लोग सोचते हैं काश मैं अपने बच्चों की शादी पे इतना पैसा ना खर्च करते हुए अपने पेंशन फंड में क्रिएट करता तो कितना अच्छा होता। और जो रिटायरमेंट लाइफ है उसकी भी 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि आदमी इंडिपेंडेंट है, आदमी के पास पैसा आ रहा है, पेंशन आ रही है या कोई भी इनकम आ रही है तो इंडिपेंडेंट है, वो अपने बच्चों के ऊपर बोझ नहीं है। दूसरा इसके अंदर पार्ट आता है कि वो इंडिपेंडेंट भी एंड कंट्रीब्यूटिंग है, वो अपने परिवार के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर पैसा भी खर्च कर रहा है अपनी पेंशन से या अपनी इनकम से। वो इंडिपेंडेंट एंड कंट्रीब्यूटरी स्टेज होती है। थर्ड स्टेज है कि जो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड रहता है या चैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब चॉइस आपकी है कि आप कौन सी स्टेज पे अपने आप को देखना चाहते हैं। पैसा केवल एक ही भाषा बोलता है कि आज आप मुझे बचाओ, कल मैं आपको बचाऊंगा। ऐसी गलती आपने कभी नहीं करनी जो आप पेंशन प्रोविजन का ना करें, क्योंकि वक्त आने पर वक्त भी अपना वक्त दिखा देता है। जब वो वक्त आएगा तो अपना वक्त तो दिखाएगा कि आपने पीछे क्या किया, आपने सेविंग की, अगर नहीं की तो आपको वो भी वक्त दिखाएगा। अब मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, धूप के अंदर बाप और चूल्हे की आग से माँ तपती है तो बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चे बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद बच्चे हमारे साथ क्या सलूक करेंगे वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। हम बच्चों के ऊपर डिपेंड इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए जो हम अपने बुढ़ापे में एक गोल्डन लाइफ, जो कहते हैं इसको गोल्डन लाइफ है, वो इंजॉय कर सके। बुढ़ापे में 2 चीज़ को संभाल कर रखना चाहिए, पैसा अपना, अपने बेटे का नहीं, अपनी बेटी का नहीं, अपनी जवाई का नहीं या अपनी बहू का नहीं, अपना पैसा, और दूसरा आपकी सेहत। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली आप जो ओल्ड एज है, जो रिटायर्ड लाइफ है, उसको एंजॉय कर सकेंगे।
सूरज जी, मेरा लास्ट सवाल, और ये मैं अपने दर्शकों की तरफ से पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके का अवेयरनेस या जिस तरीके की इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया में घूम रही है कि कैसे म्यूचुअल फंड से 15%, 20%, 25% का रिटर्न जो है कि वो ले रहे हैं, और दूसरी बात शॉर्ट टाइम में 10 साल 5 साल इस तरीके की चीज़ों को लेकर जो है कि आज के जो युवा हैं वो अग्रेसिव हैं। सबसे पहला सवाल कि रिटायरमेंट प्लानिंग शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में ठीक रहेगा या LIC में? दूसरी बात कि जिन युवाओं का ऐसा कंसर्न है कि यार मुझे 15-20 साल तक पैसे भरना ना बड़ा हेडेक सा जो है कि वो लगता है, ऐसे युवाओं के लिए क्या LIC में कुछ प्लानिंग है क्या? ये भी बहुत आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। आपने बागवान पिक्चर देखी होगी या अवतार फिल्म भी देखी होगी। अवतार फिल्म भी और बागवान पिक्चर भी मूवी हमें ये शो करती है कि अमिताभ बच्चन के जैसे 4 बेटे थे। जब उसको रिटायरमेंट की बात की गई तो उसने क्या कहा कि मेरे 4 FDयाँ हैं और वो मुझे बुढ़ापे में संभाल लेंगी। ऐसे ही म्यूचुअल फंड या इक्विटी है, जैसा उसका हाल बागवान पिक्चर में हुआ कि उसके किसी भी बच्चे ने उसको नहीं संभाला, ऐसे ही म्यूचुअल फंड का हाल है और ऐसा ही इक्विटी का, क्योंकि इनकी कोई गारंटी नहीं है कि जब आप रिटायर होंगे उस टाइम पर आपका कॉर्पस क्या होगा, माइनस में होगा कि प्लस में होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, और ये इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत सोच समझकर होनी चाहिए। आप या तो अपना कोई मेंटर, इसमें फाइनेंशियल एडवाइज़र आप अपॉइंट करें या आप अपने आप करो। अगर आप अपने आप करते हो तो आप जैसे कर रहे हो वैसे ही उसका रिजल्ट आएगा। अगर आप किसी की सलाह लेते हो, आपको मेंटर चाहिए, तो उस मेंटर की अगर आप सहायता लेते हो तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपनी रिटायर्ड लाइफ को इंजॉयबल बना सकते हो। म्यूचुअल फंड, इक्विटी या FD, प्रॉपर्टी इसका बेटर सोर्स नहीं है। केवल आपकी गारंटीड प्रोडक्ट ही होना चाहिए जो आपको गारंटी इवेंट पर गारंटी ही रिटर्न दे। तो ये थे सूरज महिवाल जी, जो कि 2009 से लेकर फाइनेंशियल MDRT गैलेक्सी क्लब जो कि अचीवमेंट है LIC में, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ ये लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। और इनका एक बहुत बड़ा क्लाइंट बेस भी है ट्राई सिटी के अंदर। इस पूरे प्रोग्राम में बीच बीच में आपको इनका नंबर भी आपको फ्लैश कर रहा होगा। अगर आप इनसे कुछ फाइनेंशियल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप उस नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं। तो द पीपल चैनल के निवेश खिड़की प्रोग्राम में बस इतना ही। आगे और भी बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, अलग अलग तरह के फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर हम आपसे बात करेंगे। सूरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया। नमस्कार, जय हिंद।